ठीक है बच्चों, आज लेक्चर 6 स्टार्ट करेंगे। एक टॉपिक इस चैप्टर का रह गया था कि डायमेंशनल एनालिसिस जब हम कर रहे थे तो हमने देखा था कि डायमेंशन के जो फॉर्मूलेज हमने सीखे हैं, जो डायमेंशन फॉर्मूले बनाने सीखे हैं कि भी इस तरह से होते हैं, जैसे फोर्स का MLT-2 है ये। तो इन सब के यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ इनके यूज है, क्या क्या इनके एनालिसिस हैं। तो 3 तरह के एनालिसिस हमने कर लिए कि सिस्टम यूनिट के एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना, और सेकंड था कि किसी इक्वेशन का पता करना कि वो डायमेंशनली सही है या गलत है, और तीसरा क्या था कि डेराइव करना कि इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन को डेराइव करना कि वो डायमेंशनली वो कैसी होगी। ठीक है, तो किसी से तो लास्ट हमारा है फाइंड द कांस्टेंट, तो कांस्टेंट फाइंड आउट करना। तो इसमें यूज होता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, और ये आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि हम सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, केवल सेम फिजिकल क्वांटिटीज ही ऐड सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं। मास को अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो मास से ही करोगे और मास ही आएगा। मास को मास से सब्ट्रैक्ट करके मास ही आ सकता है। आप मास में से टाइम को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, या वेलोसिटी में एक्सेलरेशन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब यही होता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो अकॉर्डिंग टू दिस we can add or subtract same physical quantity। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके हिसाब से, केवल सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि यहाँ वेलोसिटी है v इक्वल्स टू एक्स प्लस एम। तो अगर v हमारा वेलोसिटी है, अगर v क्या है बेटे, हाँ v अगर वेलोसिटी है तो बताओ कि x क्या होगा, m क्या होगा, ये भी वेलोसिटी होंगे। अब क्या ये पॉसिबल है कि मैं इसमें ये अगर वेलोसिटी ना हुआ और तो ये वेलोसिटी ना हुआ तो क्या अलग अलग चीजों को ऐड कर सकते हैं क्या? x प्लस एम मैंने लिखा है, इसका मतलब प्लस के इधर जो लिखा है, प्लस के इधर जो लिखा है वो क्या होंगे, सेम ही होंगे। अच्छा, इन सेम को ऐड करके जो आ रहा होगा वो भी सेम ही आ रहा होगा। तो मुझे एक चीज दे दी कि जो आ रहा है तो ये वेलोसिटी है, तो ये भी वेलोसिटी होगा और ये भी वेलोसिटी होगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सी पॉइंट है बस, ये ना, यही प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें कि कांस्टेंट के डायमेंशन फॉर्मूले पता करें, कहीं पे कांस्टेंट आ गया, ठीक है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, तो इसी तरीके से बताएंगे। जैसे कि क्वेश्चन है v इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस b इंटू एस अपॉन टी इफ v इज वॉल्यूम। अगर v क्या है, वॉल्यूम है, t क्या है, टाइम है, ये दी गई होंगी चीजें। ठीक है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, s डिस्प्लेसमेंट है। तो बताओ फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a एंड b। जो a और b हैं इनके डायमेंशन हमें नहीं पता। तो अगर ये वॉल्यूम है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ये भी टाइम है, तो बताओ a और b ये क्या है। तो इसमें हम यूज क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। कैसे यूज करेंगे और कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, ध्यान दो। अब हमें ये पता है कि बीच में आ रहा है प्लस, और प्लस के इधर जो कुछ है वही सेम ये भी होगा और वही सेम ये भी होगा। हमें तो ये पता है कि सेम में सेम को ही ऐड कर सकते हैं और वही आएगा, मतलब जो भी होगा। तो इधर की साइड क्या है भाई, वॉल्यूम, तो ये भी क्या होगा, पूरा वॉल्यूम ही होगा, ये भी पूरा क्या होगा, वॉल्यूम ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से v जो है ये इक्वल टू है a इंटू टी के, इनके डायमेंशन सेम है। तो a बराबर क्या होगा फिर, अगर ये है तो a इज इक्वल टू क्या होगा,
तो ए इक्वल टू होगा वी अपॉन टी, ए इक्वल टू निकाल लो, ठीक है। तो ए इक्वल टू, ये तो वॉल्यूम है भाई, तो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा, एल की पावर 3 अपॉन टी, तो कितना आया एल की पावर 3 टी माइनस 1, और यही क्या है ए का डायमेंशन फॉर्मूला। अब चाहे तो इसे एम एल टी में लिख दो कि एम तो है नहीं, यहाँ पे जीरो लगा दो, एम जीरो एल 3 टी माइनस 1, तो ये ए का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अब वैसे ही बी का निकालना है तो क्या करोगे, इसको इसके बराबर रख दो, ठीक है। तो क्या करेंगे, एंड v जो है ये बराबर होगा किसके, b इंटू एस अपॉन टी के भी बराबर होगा, हमें तो b का निकालना है, ठीक है। तो b इक्वल टू क्या होगा भाई, v इंटू टी डिवाइड बाई एस, ठीक है। सबके डायमेंशन फॉर्मूले लिख दो। तो v का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, l की पावर 3, t का कितना है t, है ना, t को t की पावर 1 और डिवाइड बाई s क्या है तुम्हारा l, तो ये l ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा l की पावर -1, तो 3 प्लस के -1 कितना बचा, l की पावर 2 और t की पावर 1, ml2 में लिख दो m0 l2 t1, तो यही डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो गया, b का। वैसे ही निकाल लेंगे, सिंपल है कि प्लस या माइनस के इधर इधर और इक्वल टू में इधर, तीनों चीजें हमेशा ही क्या होंगी, इक्वल होंगी, तीनों सबके डायमेंशन फॉर्मूले सेम ही होंगे, ये कंसेप्ट है। क्लियर है, समझ आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और चीजें, कुछ और क्वेश्चंस इसके। सपोज कि एक इक्वेशन एक बच्चा लिख रहा है कि s इज इक्वल टू, तुम्हें पता सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अब उसने ना कुछ गलती कर दी, अब वो समझ नहीं पा रहा कि a क्या है, ठीक है, उसे पता नहीं है कि a क्या है, ठीक। तो अब s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ xt स्क्वायर, इसने इसको x लिख दिया, और सपोज ये भी समझ लो कि उसे ना ये भी नहीं पता कि यहाँ t तो है लेकिन यहाँ नहीं पता क्या है, तो उसने यहाँ लिख दिया y, चलो यहाँ समथिंग y होगा, नहीं पता उसे यहाँ y की जगह क्या है, x की जगह क्या है, ऐसा, ठीक है। ये एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में सारी चीजें लिखता हूं मैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ वेयर, बताओ बेटे s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, x डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। t क्या है, t टाइम है, अगर ये सेकंड इक्वेशन है तो नहीं है, कुछ और है तो वो देगा जो भी है, और बाकी और तो कुछ यूज हो ही नहीं रहा है ना, और x और y तो कांस्टेंट है, तो हम यहां लिखेंगे फाइंड द डायमेंशंस ऑफ x एंड y, x और y के डायमेंशन पता करने हैं, क्या है डायमेंशन के हिसाब से हमें शायद हम ये अंदाजा लगा सकेंगे यहाँ क्या होगा। तो अब ये अगर डिस्प्लेसमेंट है भाई, तो इस प्लस के इधर जो कुछ है वो भी क्या है डिस्प्लेसमेंट, इसके इधर जो कुछ है वो भी क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट में ऐड करोगे तो डिस्प्लेसमेंट ही आएगा। अगर इज इक्वल टू में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट ही ऐड की गई होगी, ऐसा कह दो, ठीक है, बात वही है। तो ये इसको डिस्प्लेसमेंट के बराबर करते हैं, तो आंसर में अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इसके हिसाब से s जो है बराबर किसके होगा, y इंटू टी के, तो y बराबर क्या होगा s बाई टी के, क्योंकि y ही निकालना है, s क्या है l, t क्या है टाइम t, दैट इज इक्वल टू एल टी माइनस 1, किसका डायमेंशन फॉर्मूला लग रहा है, वेलोसिटी का, तो यहाँ क्या होगी, कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, तो लिख देगा वो, तो याद आ जाएगा उसको कि भाई ठीक है यहाँ तो वेलोसिटी है, ये डायमेंशन से निकाल लिया उसने। फिर नेक्स्ट और क्या कहेंगे कि x भी निकालना है, तो s इज इक्वल टू किसके बराबर रखोगे, हाफ एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। x की वैल्यू पता करनी है, कैसे लिखोगे 2s अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। 2 को तो लिखते नहीं, इसका तो डायमेंशन होता ही नहीं, s का डायमेंशन कितना है l और t का कितना है t, यहाँ पे क्या t का स्क्वायर कितना आया एल टी माइनस 2, किसका डायमेंशन फॉर्मूला लग रहा है एक्सेलरेशन का, एल टी माइनस 2 दैट इज द एक्सेलरेशन, इसी एक्सेलरेशन का ही डायमेंशन फॉर्मूला होता है, तो इसका मतलब x की जगह यहाँ क्या होगा, कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन होगा, वो समझ जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन है यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये पता करेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है वो करते हैं। सपोज ये आ गया P इज इक्वल टू ए वी डिवाइड बाई टी, और ये ना टी डिवाइड में नहीं, ऐसे छोड़ो, ए वी माइनस बी एक्स और बाहर है टी। अच्छा ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से करना। P क्या है, वेयर P इज पावर,
v क्या है पावर, v क्या है वेलोसिटी, x डिस्टेंस और t टाइम। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a एंड b। a और b के डायमेंशंस पता करने। क्या मैं ये कहूं कि ये पावर है, ये भी पावर है, तो ये भी पावर है, क्या ऐसा कहना ठीक है? नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? ये ब्रैकेट के बाहर क्या है t, ये सिंपलीफाई है ही नहीं इक्वेशन। हम ये कह सकते हैं देखो इधर कुछ नहीं है, ब्रैकेट कुछ नहीं है, सब खत्म कर दो, है ना, सबको सिंपल कर दो, बस ये होना चाहिए बीच में क्या हो, केवल प्लस या माइनस, यानी कि यहां कुछ है, प्लस के बाद यहां कुछ है, माइनस है, फिर वहां कुछ है और इक्वल्स टू के बाद कुछ है। अगर कहीं ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर कुछ है, वो सारा कुछ क्या कर लो सोल्व, तभी तो होगा, तभी तो हम कहेंगे भाई ये चीज को इसमें ऐड किया गया। अब कैसे कहोगे कि इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किया गया? भाई बाद में मल्टीप्लाई भी तो किया टाइम से। तो अगर मैं कहूं कि ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, या ये पावर है ना यहाँ पे, तो मैं कहूं ये पूरा पावर है ना, ये भी पावर है, लेकिन बाद में टाइम से मल्टीप्लाई हो गया, क्या ये पावर बचेंगे? नहीं ना, फिर कैसे कह देंगे हम ये? तो हम पहले टी का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इस तरह क्वेश्चन में बस इतना ही झंझट है इसमें। अगर घुमाएगा बस यही घुमा सकता है, नहीं तो आईआईटी के लेवल तक के क्वेश्चंस भी होंगे तो भी यही आ रहा होगा, ठीक है, कैसे भी हो। तो अब क्या होगा, ये पावर दैट इज इक्वल टू, कैसे लिखें इसको हम, कि ए वी इंटू टी और माइनस बी एक्स इंटू टी। अब हम कह सकते हैं कि ये पूरा पावर है, ये भी पावर है, ये भी पावर, पावर को पावर से माइनस किया गया तभी पावर आ सकता है। अब इसको इसके बराबर रख दो, तो अकॉर्डिंग टू, है ना, ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू POU प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कि पावर जो है ये बराबर होगी ए वी इंटू टी के। क्या निकालना है? ए निकालना है, तो ए इक्वल्स टू होगा P डिवाइड बाई V इंटू टी। ठीक है, इनके सबके डायमेंशन फॉर्मूले लिख दो। क्या आपको पता है पावर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? पावर और एनर्जी का क्या अंतर है? तो पावर होती है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क एनर्जी होती है, ये ठीक है। तो एनर्जी का क्या है? ml2 t-2, और अपॉन में एक और टाइम है, तो ml2 ऊपर जाएगा टाइम, तो माइनस में एक और बढ़ा दो, तो ml2 t-3, ये पावर का है। तो ml2 t-3 डिवाइड बाई वेलोसिटी का क्या है? lt-1 और इनटू में t। क्लियर है? तो अब ये t की पावर तो जीरो ही हो गया, तो यहाँ पे क्या आया भाई m, ठीक है, m एक ही है, l की पावर यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 ही बचेगा, 2 - 1 दैट इज 1, तो m1 l1 बचा। अब t की पावर यहाँ तो जीरो होगी, -1 + 1 0, तो t कितना बचा t-3। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आया a का, ठीक है। और अब b के लिए कर लो, कि b के लिए क्या करोगे कि पावर को बराबर किसके रखोगे? bx इंटू टी के, तो b बराबर p/x इंटू टी। ठीक है, पावर का फॉर्मूला ml2 t-3 डिवाइड बाई x डिस्प्लेसमेंट है, तो l हो गया और ये t हो गया, तो m, अब ये l ऊपर गया -1, तो ml1 ही बचा, और t की पावर ऊपर गई तो फिर माइनस होगी, तो t की पावर हो गया -4, एंड दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b। क्लियर है? बस यही करना है, दैट डायमेंशनल एनालिसिस इज द फाइंड ऑफ कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट कैसे फाइंड करने हैं, ये लास्ट का डायमेंशन एनालिसिस था हमारा। नेक्स्ट अब हम करेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चंस। तो एग्जाम्पल 1 क्या है? इसमें कह रहा है कि ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। एप्रोप्रिएट मतलब जहां तक सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपके रूल्स लग रहे हैं, उन रूल्स के हिसाब से क्या आंसर होगा ये बताओ। तो भाई क्यूब है तुम्हारे पास, क्यूब है, और क्यूब का कितने फेसेस होते हैं? क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 6।
और हर एक फेस का एरिया क्या होगा, सारी साइड तो सेम होंगी, लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए और हाइट भी ए, है ना। तो क्यूब का जो एक फेस होगा भाई वो स्क्वायर होगा, ठीक है। तो कितने स्क्वायर है यहाँ, 6 स्क्वायर है। हर स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर। तो पूरा सरफेस एरिया मैं बताऊं तो कितना होगा, 6a स्क्वायर। और जो ए की वैल्यू है वो तो दे रखी है, ए की वैल्यू यहां पे कितनी है 7.203 मीटर, ये है, ठीक है। तो व्हाट आर द टोटल एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो एरिया निकालते हैं, एरिया क्या होगा, तो एरिया कितना होगा 7.203। अच्छा पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एरिया होगा तुम्हारा 6a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर, ठीक है, 6 इंटू ए की वैल्यू है 7.203 इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा, ठीक है। करो सारे बच्चे। तो अब करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में बताना है, तो कैसे बताओगे, जरा देखो कि हमारे यहाँ हमने क्या किया है। देखो हमने 6 था हमारे पास इंटू 7.203 इंटू 7.203 मल्टीप्लाई करा रहे हैं। मल्टीप्लाई और डिवीजन का रूल क्या है, क्या इसमें हम डेसिमल प्लेसेस देखते हैं कि कहां तक लिखा हुआ है, नहीं, वो किस में देखते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या देखते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो हमारे पास नंबर है जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, ओरिजिनल नंबर में जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो फाइनल आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो अब यहाँ पे सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर, अब देखो इसमें तो एक ही है, इसमें कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 4, तो क्या मैं ये मान लूं कि ये है, नहीं, क्योंकि जो नंबर में डेसिमल नहीं होंगे हम उसे काउंट नहीं करेंगे, तो ये तो नहीं लेंगे। अब ये तो 4 ही बचे, तो फाइनल आंसर में भी कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो 1 2 3 4, तो हम आंसर कहां तक ले सकते हैं, यहां तक 2 तक। तो 8 को मुझे क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ, क्योंकि ये नंबर 5 से ज्यादा है, तो इससे पहले वाले नंबर में क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे। तो आंसर हमारा होगा 311.3 मीटर स्क्वायर, ये करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड वॉल्यूम। तो अब वॉल्यूम के लिए क्या करोगे, तो बी पार्ट इसका नेक्स्ट है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है किसी भी क्यूब का, ए का क्यूब, और ये हमारे पास क्या है 7.203। अब इसका क्यूब है तो मल्टीप्लाई 3 बार, तो उसमें भी कितने होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही होंगे। तो आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर फाइनल होगा 373.7 मीटर क्यूब। आप ये कैलकुलेट करोगे घर पे, ठीक है, समझ आ गया, कैलकुलेट करो, जहां तक भी होगा हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेने हैं, तो लास्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5.74 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है इतने ग्राम सब्सटेंस। एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू। सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए इसका डेंसिटी बताओ। तो बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज रो इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी मास कितना गिवन है 5.74 और वॉल्यूम कितना गिवन है 1.2, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं क्या आएगा, तो ये हमारा कितना आएगा, अब करो कैलकुलेट। तो ये पॉइंट हमने हटाया और ये पॉइंट हटाया, तो ये आ गया कि 7574 डिवाइड बाई 120। अब इसको मल्टीप्लाई करते रहो, अब कितना आ गया 2 से करो, कितना आ गया 60। हमारा आंसर कुछ इतना आ रहा है कि 4.783, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ रहा है, हमने क्या किया है डिवाइड किया है ना, किसको डिवाइड किया है 5.74 को डिवाइड किया है 1.2 से। तो 5.74 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3, और इसमें कितने हैं 2, तो आंसर कितने में रहेगा जो सबसे कम है, तो सबसे कम कितने हैं 2, तो हमारा आंसर रहेगा 4.7 तक। तो 4.7 यानी कि 8 को मैं राउंड ऑफ करूंगा, ठीक है, तो इसमें एक ऐड होगा, तो कितना आंसर होगा 4.8 मीटर क्यूब। तो बस ये करना, ठीक है, ये वॉल्यूम नहीं है, कितना होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, डेंसिटी निकाल, क्लियर हो गया। तो बस सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स पता होने चाहिए, वैसे ही करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन होता तो डेसिमल प्लेसेस देखते,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। ये इक्वेशन है, सपोज हमें नहीं पता, ठीक है, इक्वेशन है वेयर एम इज मास। जो एम है ये क्या है, मास है। वी क्या है, वेलोसिटी है। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एच क्या है, हाइट है। चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। हमें चेक करना है कि डायमेंशनली सही है या गलत है। तो अब क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड चेक करनी है और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर में हाफ का तो होता ही नहीं डायमेंशनल फॉर्मूला, कुछ ऐसे ही छोड़ देंगे। एम का क्या है, कैपिटल एम। वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस वन, और इसका क्या है भाई, स्क्वायर। तो कितना आया, एम एल टू टी माइनस टू। ये हमारा एल एच एस है, ठीक है। अब आर एच एस देखते हैं। तो आर एच एस क्या है, एम जी एच। तो एम जी एच देखो, एम का क्या होगा, कैपिटल एम। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ही एक्सेलरेशन का कितना होता है, एल टी माइनस टू। और एच मतलब क्या है, हाइट एल लेंथ ही होती है। तो कितना आया, एम एल टू टी माइनस टू। क्या एल एच एस आर एच एस इक्वल आए, इक्वल है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे एज एल एच एस दैट इज इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली बिल्कुल सही है। कुछ नहीं करना, कोई भी इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूले बनाओ, राइट हैंड साइड के बनाओ और लिख दो, ठीक है। बराबर है तो सही है, नहीं है तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और जूल को अगर हम देखें तो ये होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। दैट ऑफ स्पीड, स्पीड को वी कहते हैं, जिसका होगा एम एस माइनस वन मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विच ऑफ द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी गिवन बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्गुमेंट्स, है ना, कि डायमेंशंस के हिसाब से क्या लगता है आपको कि कौन सा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का होगा, ठीक है। रूल आउट, अच्छा कह रहा है कौन सा नहीं होगा। क्या आपको क्या करना है, फॉर्मूले को रूल आउट करना है। कौन सा फॉर्मूला है जो डायमेंशन आर्ग्यूमेंट्स पर नहीं फिट बैठ रहा, कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जो गलत है, ठीक है। तो अब चेक करेंगे बारी बारी से। क्या करना है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाओ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आई, ठीक है, सही है। बस नहीं आया तो गलत है, ठीक है, वही रूल आउट होगा। तो पहले इसका देखते हैं। तो इसमें एलएचएस क्या है, एलएचएस कितना है, के है। और के का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का कह रहा ना ये, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, हाँ, एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है, वेरी गुड। अब आर एच एस देखो इसका, ए का आर एच एस क्या है, एम स्क्वायर वी थ्री, ठीक है। इसका बनाओ तो एम को एम की पावर टू, वी क्या होता है, एल टी माइनस वन, और इसका क्यूब है। तो कितना आया, एम टू एल थ्री टी माइनस थ्री। क्या ये सही है, नहीं है। तो हम यहां लिखेंगे एल एच एस दैट इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एस, देयरफॉर दिस फॉर्मूला विल बी रूल आउट, ठीक है। ये क्या होगा, रूल आउट ही कह रहा है ना, दिस फॉर्मूला विल बी रूल आउट। बोल दो कि ये फॉर्मूला रूल में सही नहीं बैठ रहा, ठीक। अब बी में देखते हैं, बी में क्या है। तो बी हमारा है, बी का एलएचएस क्या है, के, सबका एलएचएस के ही है। तो एलएचएस जो है ये है के, और इसका फॉर्मूला होगा एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है। अब आर एच एस क्या है इसका, हाँ, तो आर एच एस क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। हाफ एम बी स्क्वायर में एम हो गया, वी का क्या है, एल टी माइनस वन। अब इसका स्क्वायर करोगे तो एम एल टू टी माइनस टू। तो ये क्या आया, बिल्कुल ठीक आया, ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो क्या कहेंगे कि एस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर द फॉर्मूला इज करेक्ट। तो फॉर्मूला सही है। अब सी पॉइंट देखो, सी पॉइंट क्या है, के इज इक्वल टू क्या है, एम ए। तो के इज इक्वल टू एम ए है, तो एल एच एस क्या है इसका, के है, सभी का के है। तो के का क्या होगा, एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है। आर एच एस देखो,
RHS क्या है कि RHS है Ma, तो m मतलब मास m और a क्या है Lt-2। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो ये बराबर नहीं है। LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर द फॉर्मूला विल बी रूल आउट। ये फॉर्मूला भी रूल से बाहर हो गया। तो कौन कौन से फॉर्मूले रूल से बाहर हो गए? एक ये A और एक C। नेक्स्ट K इज इक्वल टू, इसमें आते हैं, इसमें क्या होगा? K इज इक्वल टू 3/16 mv²। तो D में है K इज इक्वल टू 3/16 mv²। ठीक है, तो LHS क्या है? K है, LHS हमारा K है। तो K का डायमेंशन फॉर्मूला है ml2t-2। अब RHS हमारा है 3/16 mv²। तो क्या 3/16 को लिखेंगे? नहीं, है ना। तो कितना आया? mlt-1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ml2t-2। तो ये तो सही है। क्या लिखेंगे? एज LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर द फॉर्मूला इज करेक्ट, है ना, डायमेंशनली। ये बहुत डायमेंशनली सही है। वैसे तो तुम्हें पता ही है कि 3/16 नहीं होता, 1/2 होता है। तो कांस्टेंट अलग हो सकते हैं, तो ये, लेकिन डायमेंशन के हिसाब से देखें तो फॉर्मूला क्या है? सही है। अब लास्ट ई में क्या कह रहा है? ये भी सही है ना। तो ई में उसने क्या कहा? तो ई में कह रहा है कि K इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस ma। ठीक है, क्या कह रहा है? हाफ K इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस ma। ठीक है, तो LHS तो सेम ही है हमारा। तो LHS हमारा क्या है? कि दैट इज इक्वल टू ml2t-2। अब RHS देखो जरा। तो RHS हमारा है हाफ mv² प्लस ma। इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाओ। इसका क्या है? mlt-1 का स्क्वायर प्लस mlt-2। तो ये हो गया ml2t-2 प्लस mlt-2। क्या ये जो दो डायमेंशन फॉर्मूले हैं, क्या ये सेम है? तो क्या हम इसको इसमें ऐड कर सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? कि डायमेंशनली गलत है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे दिस फॉर्मूला विल बी रूल आउट। ये भी रूल आउट होगा। तो रूल आउट कितने हुए? तो रूल आउट हुए हमारे 3। तो हम यहां लिखेंगे कि एक तो A, एक C और एक E जो है, दे विल बी रूल आउट। ये क्वेश्चन 2 नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है ना। तो ये भी तो देखो आप, हम इसको समझाने के लिए इतना लेंथी कर रहे हैं। नहीं तो आप क्या करोगे? बस LHS RHS दोनों साइड लिख दो, पुट डायमेंशन फॉर्मूला ऑन बोथ साइड। ठीक है, इक्वल आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। ठीक है, तो बहुत सेकंड्स में क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम। इस बार जो क्वेश्चन है ये सिंपल पेंडुलम का है। कह रहा कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बोब अटैच्ड टू द स्ट्रिंग दैट ओसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो देखो इसने क्या कहा? इसने कहा कि हमारे पास क्या है? एक सिंपल पेंडुलम है जिसमें यहाँ पे एक बोब लगी हुई है। ठीक है, और ये क्या कर रही है? ग्रेविटी के हिसाब से क्या कर रही है? ओसिलेट, है ना। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में इस तरीके से क्या कर रही है? ओसिलेट कर रही है। तो जो ओसिलेशन होता है ना, उसका टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड का मतलब है जैसे यहां से चली, फिर गई और फिर यहीं आई, तो 1 टाइम पीरियड, फिर गई फिर वापिस आई तो दूसरा टाइम पीरियड, है ना, ऐसे। तो अब ये क्या कह रहा है? इसने कहा कि इस तरीके से ओसिलेट कर रही है, दैट द पीरियड ऑफ ओसिलेशन, दैट मीन्स जो टाइम पीरियड है, ठीक है, वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड ऑन इट्स लेंथ। तो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किस पर? लेंथ पर। क्या हमें पता है कि कितनी पावर पर? नहीं पता। तो क्या लिखेंगे? पावर A। ठीक है, इक्वेशन 1। फिर कह रहा है टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किस पर? मास ऑफ बोब। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया? मास ऑफ बोब के, दैट इज पावर B। ये इक्वेशन 2 है। फिर कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी कर रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G। इसकी पावर क्या होगी? C। तो ये 3 इक्वेशन है, बस इतना कह रहा है। फिर उसके बाद लास्ट में उसका ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। कह रहा है टाइम पीरियड का जो डेरिवेशन है वो करो, टाइम पीरियड की इक्वेशन बनाओ या फॉर्मूला बताओ क्या होगा।
डायमेंशनली। तो कैसे बनाएंगे, 3 इक्वेशन होगी। तरीका क्या था कि हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन ऐड कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब तीनों इक्वेशन से क्या मिलेगा कि टाइम पीरियड जो डिपेंड करेगा L की पावर A पर, M की पावर B पर, G की पावर C पर। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन हटके क्या आता है, कांस्टेंट। तो T इक्वल टू K L की पावर A, M की पावर B और G की पावर C। ठीक है, अब इस K की वैल्यू का हमें नहीं पता। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी क्या हुई, इक्वेशन नंबर 4। अब जो भी A B C की वैल्यू होंगी वे हम यहां 4 में रखेंगे, फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखते हैं क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पुट डायमेंशनल फॉर्मूले ऑन बोथ साइड। पुट डायमेंशनल फॉर्मूले ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूले रखेंगे। अब T का डायमेंशनल फॉर्मूला, T तो टाइम है ना, तो डायमेंशनल फॉर्मूला MLT में बनाओ तो कितना, M0 L0 T1, बस यही होगा। ये बराबर है कि इसके की L की पावर A, L क्या होता है, लेंथ। अब लेंथ की पावर कितनी है, A। नेक्स्ट क्या है, मास M, M की पावर क्या है, B। और G क्या होता है भाई, LT-2, ये एक्सेलरेशन है, इसकी पावर क्या है, C। ठीक है, नेक्स्ट M0 L0 T1 इज इक्वल टू K। अब MLT में लिखो इसे, तो M कितनी बार आया, M की पावर क्या है, B, एक ही बार आया बस। L देखो, L की पावर यहाँ क्या है, A, यहाँ पे L की पावर क्या है, C। चलो ठीक है, हम अभी नहीं तो अगले स्टेप में कर लेना। M की पावर B है, L की पावर यहाँ कितनी है, A, यहाँ पे लिखो L की पावर क्या है, C, और T की पावर कितनी है, -2C। अब लिख लेना M की 0 L0 T1 दैट इज इक्वल टू K। अब बताओ M की पावर, M तो एक ही बार आ रहा है, B है। L कितनी बार आया, 2 बार। अब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड। तो L की पावर आप लिखोगे A प्लस C, और T की पावर कितनी है, -2C। MLT में आ गया। जैसे इधर MLT में आएगा क्या करेंगे, कंपेयर। तो ऑन कंपेरिजन करें तो B इक्वल टू कितना आया, 0। M की पावर 0 और M की पावर B, दैट मीन्स B की वैल्यू क्या है, 0। तो अब नेक्स्ट A की पावर देखो, A प्लस C किसके बराबर है, A प्लस C 0 के बराबर है। फिर T की पावर देखो, T की पावर -2C, ये किसके बराबर है, 1 के। तो यहां से C की वैल्यू कितनी आई, -1/2। अब C की वैल्यू मैं यहां रखूं तो किसकी वैल्यू मिलेगी, देखो B की वैल्यू तो आ गई, 0 है। C की वैल्यू कितनी आई, -1/2। A की वैल्यू नहीं पता तो क्या करेंगे, C की वैल्यू रखो यहां। तो C की वैल्यू कितनी है, -1/2 इज इक्वल टू क्या है, 0। तो A की वैल्यू कितनी आई, 1/2। तो A 1/2 है, C -1/2 है, और B कितना है, 0। अब ये सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। अब इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 4। तो 4th इक्वेशन में रखोगे तो इक्वेशन हमारी है T इज इक्वल टू K। अब M की पावर क्या थी भाई, A। ठीक है, M था ना यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो A का वैल्यू क्या आया, चेक करो। L था स्टार्टिंग में, है ना, L था। तो L की पावर क्या थी, A थी, है ना। तो L और A का वैल्यू कितना, 1/2। M की पावर B 0 है, C -1/2 है। ठीक है, तो L कितना था यहाँ पे, L की वैल्यू A की पावर कितनी, 1/2। फिर L के बाद M कितना है, 0। और फिर क्या था, G की वैल्यू कितनी है, -1/2। समथिंग पावर 0 इज 1, किसी की भी पावर 0 उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो T इक्वल टू कितना आया, K L की पावर 1/2, ये माइनस में से नीचे ले आओ, G की पावर 1/2, ये भी प्लस हो जाएगा। ऊपर माइनस है तो नीचे करोगे तो पावर इनवर्स हो जाएंगे ना, पावर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो ये 1 हो ही गया, तो ये आ गया आंसर। तो ये 1/2 क्या लिख दूं मैं, अंडर रूट में। तो टाइम T इक्वल टू कितना आया, K √L/G। ठीक है, अब K का वैल्यू पता है तो ठीक है, नहीं पता तो यही क्या है इसका आंसर। क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करें।